हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओवेस खान फिल्म्स में। मेरा नाम है ओवेस और जनरली मैं जो भी दिखाता हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर वो या तो फ्यूचर का कुछ बताता हूँ या फिर प्रेजेंट दिखाता हूँ। आज मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके साथ बैठा हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मैंने गलतियाँ करी, जो मेरे से मिस्टेक्स हुई, वो आप रिपीट ना करें। और कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि कुछ लोगों को सही एडवाइस नहीं मिल पाती है। शायद इस मीडियम से मैं आप तक वो सही एडवाइस पहुँचा सकूँ। एंड वन मोर थिंग कि मैं एक प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं कोई मेडिकेशन या प्रोसीजर को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे, जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने कैसे कोप अप किया, मेरी कैसी रिकवरी हुई। स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या था, ऑन 17th of April, मैं वीकेंड था, सैटरडे था, तो मैं जनरली सो जाता हूँ दोपहर में। तो दोपहर को जब मैं सो के उठा तो थ्रोट थोड़ा इची था। तो मैंने सोचा कि एक नॉर्मल फ्लू होगा या फिर गला ख़राब होगा। तो मैंने क्या किया, केमिस्ट के पास गया और मैंने एक नॉर्मल एंटीबायोटिक ले ली, साथ में बी कॉम्प्लेक्स ले ली। तो मैंने इस टाइम तक घर वालों को कुछ नहीं बताया था क्योंकि मेरे को लग रहा था छोटी मोटी चीज़ है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी और मैं इसको अपने आप ही क्योर कर सकता हूँ। जब रात को मेरी नींद खुली अराउंड 2 o'clock, तो मेरे को थोड़ा फीवरिश सा फील हुआ, गला काफ़ी चोक था। तो मैं नीचे गया और मैंने वाटर को हॉट किया उसको, ताकि मैं थोड़े गार्गल्स कर लूँ और हॉट वाटर ड्रिंक कर लूँ, शायद उससे थोड़ा रिलीफ मिले मुझे। तो वो सब करके मैं रात को सो गया था। सुबह वैसे सब कुछ नॉर्मल था, बट गला बहुत ही ज़्यादा चोक हो गया था मेरा। दोपहर तक फीवर बहुत हाई था और मेरे को लग रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे घर वालों को बता दिया जाए। तो मैंने घर वालों को से डिस्कस किया, वो वैसे ही डरे हुए थे, न्यूज़ में ऐसा कुछ चल रहा था उस टाइम। 18 अप्रैल थी, तो आपको ही पता है उस टाइम केसेस कितने हाई थे। और उनको मैंने बताया तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या कोविड तो नहीं हो गया, ये सब उनके माइंड में चल रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया। अब डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया तो डॉक्टर ने अपनी प्रोसीजर बताया कि भाई हम ये मेडिसिन वगैरह है, इसको स्टार्ट करते हैं, मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं एंड आप RT-PCR करा लीजिएगा। तो एक चीज़ जो मेरे को अपने ट्रीटमेंट में हर एक डॉक्टर ने बोली कि भाई कोविड का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट है एंड वो सिर्फ सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं और कुछ इसके अलावा और कुछ मेडिकेशंस वगैरह नहीं है, राइट। तो उन्होंने सिम्टम्स के लिए जो भी मेरा चोक थ्रोट था उसके लिए और फीवर आ रहा था उसके लिए फीवर के लिए मेडिसिन दी। फीवर तो उतर गया था मेरा एंड देन रात को फिर से फीवर चढ़ा, फिर मैंने मेडिसिन ले ली फीवर के लिए, तो फिर फीवर दोबारा उतर गया था। तो ऐसे करते करते मंडे हुआ। मंडे को मॉर्निंग को मैंने RT-PCR करा ली एंड मंडे को जब मैंने RT-PCR कराई उसके बाद से मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड कर ली अपने डाइट में भी और मेडिकेशन में भी। एक चीज़ जो हमेशा बोली जाती है कि अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखें और इससे थोड़ी हेल्प मिलती है, और विटामिन C वगैरह मेरी मेडिकेशन में ऐड हो चुकी थी। तो मैं वेट कर रहा था कि भाई कुछ रिज़ल्ट आए को RT-PCR का कुछ, और होप तो कर ही रहा था कि भाई नेगेटिव हो। और मंडे तो ऐसे ही चला गया। ट्यूसडे अगेन सेम था, मैं वेट करता रहा कि भाई उसका रिज़ल्ट आया RT-PCR का, लेकिन RT-PCR का रिज़ल्ट नहीं आया था। तो ट्यूसडे को मैंने अपने आंटी को कांटेक्ट किया, शी इज़ ऑल्सो एन डॉक्टर। उन्होंने रिकमेंड किया कि आई शुड गो फॉर HRCT टेस्ट, जो टेस्ट होता है लंग्स का और चेस्ट एरिया का टेस्ट होता है बेसिकली। तो लंग्स के अंदर देखा जाता है कि इन्फेक्शन, निमोनिया तो नहीं आ गया है। वेंसडे को मैं टेस्ट कराने गया था HRCT, उसके अंदर आ जाता है कि निमोनिया हुआ है कि नहीं हुआ। वो कितना स्कोर आता है, स्कोर के बेस पे पता लग जाता है कि कितना निमोनिया अपने लंग्स में फैल चुका है। और साथ में मैंने ब्लड टेस्ट भी करवा लिया था। तो उसके बाद वेंसडे को आफ्टरनून तक उसका रिज़ल्ट आ गया था HRCT का, और उसके अंदर मेरा स्कोर 1 आया था, 1 out of 24। मतलब इनिशियल निमोनिया मेरे लंग्स में अंदर स्टार्ट हो चुका है। और उस टाइम तक मेरे को कंफर्म हो रहा था कि इट शुड बी कोविड, क्योंकि दोपहर के बाद से मेरे को ये, जब मैंने लंच किया तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा टेस्ट और स्मेल जा चुकी है। मतलब जो भी मैं खा रहा था मेरे को पता नहीं चल रहा था एक्चुअली मैं उसका टेस्ट क्या है। एग भुर्जी भी पनीर भुर्जी लग रही थी मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फीवर था, फीवर उतर रहा था, चढ़ रहा था, ये सब चल रहा था।
और वेंसडे तक भी RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आई थी। तो थर्सडे को भी सेम था। थर्सडे को भी मैं उठा, गला थोड़ा सा बेटर होना स्टार्ट हुआ मेरा, बट थर्सडे को हमने जाके हॉस्पिटल में इंक्वायरी करी कि RT-PCR में आया क्या, एक्चुअली नेगेटिव आई है पॉजिटिव आई है। तो जब इंक्वायरी करी तो ऐसा पता लगा जिनकी RT-PCR नेगेटिव आती है उनके लिए रिपोर्ट जनरेट ही नहीं होती है। एक्चुअली बड़ी कन्फ्यूज़न सी हो गई थी कि इस टाइम पे कि RT-PCR नेगेटिव है और HRCT पॉजिटिव आ रही है, मतलब उसके अंदर निमोनिया इन्फेक्शन दिखा रहा है। एक्चुअली RT-PCR काफ़ी लोगों की नेगेटिव आ रही थी, दो वो कोविड पेशेंट से, क्योंकि वो जो स्ट्रेन था, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन है कोविड के, वो अलग अलग स्ट्रेन होते हैं लोगों को, और RT-PCR जो भी टेस्टिंग हो रही है वो पिछले स्ट्रेन को, लास्ट ईयर के स्ट्रेन को लेके हो रही थी। और इनके पास, गवर्नमेंट के पास इतने सोर्सेस नहीं है कि हर जगह हर लैब में उन टेस्ट के लिए, स्ट्रेन के लिए नई टेस्टिंग स्टार्ट करें, उनको नया प्रोसीजर दें, कुछ दें। तो वो शायद इसलिए, इस रीज़न से मेरी RT-PCR हमेशा नेगेटिव आई। फ्राइडे को अगेन ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, मेडिसिन चली। अब कोविड तो नहीं, उसमें आ ही गया था, तो कोविड की मेडिकेशन स्टार्ट हो गई थी। ऐसा तो कोई मेडिकेशन ऐड नहीं हुई फ्राइडे को, जस्ट डिस्कशंस हो रही थी कि अब क्या स्टीरॉयड स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर लंग्स में ज़्यादा बढ़ जाता तो दी ओनली क्योर अभी जो था उनके पास उस टाइम पे वो था कि स्टीरॉयड्स। तो ये सब हुआ, और मेरी ऑक्सीजन उस टाइम भी 95-96 चल रही थी, ऑक्सीजन मेरी डिप नहीं हुई थी, इतना निमोनिया मेरे लंग्स में नहीं पहुंचा था। लेकिन सैटरडे मॉर्निंग को फर्स्ट टाइम मेरी ऑक्सीजन डिप होनी स्टार्ट हुई, तो मेरी ऑक्सीजन 91 पहुंची। मैं यहाँ अपने रूम से लेकर स्टेयर्स तक मैंने वॉक करने गया, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरी थोड़ी सांस फूल रही है। तो मैं वापस आया, मैंने ऑक्सीजन नापी एंड इट वाज अबाउट 91-92। तो ये हुआ, तो मैंने इमीडिएटली घर वालों को बताया एंड डॉक्टर ने एडवाइस किया कि भाई प्रोन होके लेट जाओ, उल्टा होके लेट जाओ, एंड उससे थोड़ी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो हाँ, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने प्रोन होके लेटा और मेरी ऑक्सीजन बढ़ गई। दोपहर तक अगेन मेरी ऑक्सीजन 94-95 तक पहुंच गई थी, बट मैं प्रोन होके लेटा हुआ था। बट अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, अब चीज़ें बढ़ रही हैं, अब चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं। और संडे को भी सेम था। संडे को मैं उठाऊँ और ऑक्सीजन मेरी अराउंड 90-91 पे फ्लो हो रही थी, 93-94। अब घर वाले थोड़े वरीड हो गए थे कि अब कैसे करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन डिप हो रही थी। और उस टाइम आपको सबको पता है न्यूज़ में क्या सब चल रहा था। तो ऑक्सीजन की कमी थी गवर्नमेंट के पास, मेडिकेशन की कमी थी गवर्नमेंट के पास, ऑक्सीजन बेड्स की कमी थी हॉस्पिटल्स में, सब कुछ कमी चल रही थी। और इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस टाइम पे कि कुछ एक्सप्लेन करना भी इस टाइम पे मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। सो ऑन मंडे एक कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग थी और मैंने ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज़ उसकी पूरी करी। आफ्टरनून तक मैंने ये सब किया और उसके बाद से मेरी हिम्मत टूट गई। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को सांस लेने में बैठे बैठे में दिक्कत हो रही है, मैं बहुत खींच के सांस ले रहा हूँ। तो मैंने जब ऑक्सीजन चेक करी तो इट वाज अराउंड 88-87 ऐसे ऑसिलेट कर रही थी। तो उस टाइम कैसे ना कैसे करके घर वालों ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट किया। छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर था और उस ऑक्सीजन सिलेंडर को उससे मेरे को ऑक्सीजन देनी स्टार्ट करी। तो डॉक्टर को अगेन कांटेक्ट किया गया। डॉक्टर ने बोला कि अब सिचुएशन थोड़ी हाथ से निकल गई है एंड अब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। एक्चुअली ऑक्सीजन बेड सारे फिल थे, तो कैसे जाते, कहाँ जाते, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो हमारे पास एक डॉग है, आपने देखा ही होगा मेरी पिछले वीडियो में। नौशी है, मेरी सिस्टर है, अभी वो भी छोटी है मुझसे, और घर में मम्मी पापा तो हैं ही। तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं वापस ना आऊँ, ऐसी फीलिंग आती है। तो शायद मैं अपने डॉग को लास्ट बार देख रहा हूँ, बहन को लास्ट बार देख रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे जब मैं घर से बाहर निकल रहा था। अपने पेरेंट्स को या फिर अपने क्लोज वन को आप देख भी नहीं सकते हो अपार्ट फ्रॉम वीडियो कॉल। तो ऐसे ही सब थॉट्स चल रहे थे मेरे माइंड में। हॉस्पिटल पहुँचे थे हम। हॉस्पिटल में वहाँ पर तो बेड्स थे ही नहीं एज यूजुअल। मैं तो गाड़ी में ही था, ऑक्सीजन तो पापा चक्कर लगा रहे थे हॉस्पिटल के एंड कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा था। पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोविड एरिया में घूमना, क्योंकि एक तो एज भी ज़्यादा है, ऊपर से इम्यूनिटी भी कम होती है ओल्ड एज में। ऐसा भी लग रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया।
मतलब ऐसा कैसे हो गया, और मैंने सबको रिस्क पर डाल दिया। बहुत अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे। कैसे ना कैसे करके मतलब इमरजेंसी में मुझे विदाउट ऑक्सीजन बेड दे दिया गया, और पापा मम्मी लग गए लाइन में वहाँ पर इनिशियल पेमेंट जो होती है वो देने के लिए, और जो भी मेडिकेशन डॉक्टर बता रहा था उसको लाने में। तो वो सब चल रहा था और मेरी ऑक्सीजन धीरे धीरे गिरती जा रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरी ऑक्सीजन अराउंड 83 पहुंच गई थी, एंड अब इस टाइम पे मुझे लग गया था कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। तो हुआ क्या कि कहीं से, मतलब जैसे कैसा था कि मेरे साथ वाले नेबर को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही थी थ्रू पाइप, और वो किसी पीछे बैकएंड से कहीं से ऑक्सीजन उनको आ रही थी, प्लांट्स के थ्रू कहीं से तो आ रही थी वो ऑक्सीजन। तो मम्मी पापा ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े, कुछ हुआ, बट एक्चुअली में हुआ क्या था कि बाहर एक 45 ईयर ओल्ड को लेके आए हुए थे, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो उस वजह से थोड़े डॉक्टर घबरा गए, एंड उसके बाद उन्होंने एक वाइट ट्यूब का इंतज़ाम किया। उसमें क्या था कि एक साइड से ऑक्सीजन आ रही है और 2 साइड में बाइफरकेट हो रही थी वो। तो एक साइड को उनको, जो मेरे नेबर थे पेशेंट, उनको दी गई ऑक्सीजन, और दूसरी से मेरे को दी जा रही थी। जो मैक्सिमम लिमिट होती है एक ऑक्सीजन जो आती है वो आती है 16 लीटर्स पर मिनट की, और हम दोनों 8-8 शेयर कर रहे थे। बहुत क्राइसिस थे, ऑक्सीजन भी कम होती थी, ज़्यादा होती थी, ऐसे बार बार हो रहा था क्योंकि स्केर्सिटी बहुत थी। तो कभी कभी जो ऑक्सीजन पीछे से आती थी 16 के बजाय वही 10 आती थी, तो हम दोनों को 5-5 मिलती थी। तो जो उन्होंने मेडिकेशन देनी स्टार्ट करी वो थ्रू IV, और 2 दिन तक तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा था। बस मैं सो रहा था, उठ रहा था तो मेडिकेशन लग रही थी मुझे। बहुत हाई डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स चढ़ी थी मुझे, बहुत हाई डोसेज ऑफ जो फीवर उतारने की दवाई चढ़ी थी। लेटे लेटे ही यूरिन पास कर रहा था मैं, और मतलब जैसे मेरा बुखार होता था तो पीछे बहुत स्वेटिंग होती थी, तो मेरा पूरा बेड स्वेटिंग से गीला हो जाता था, मेरी पूरी टी शर्ट गीली थी, बट मेरे को फील ही नहीं आ रही थी मतलब क्या चल रहा है मेरे साथ। और तो ये मंडे को मेरा जब एडमिशन हुआ, ट्यूसडे भी ऐसा चला गया, वेंसडे को शायद वार्ड में कोई उन्होंने स्पेस देखी तो मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब मेरे को वार्ड में शिफ्ट करा तो तब भी मेरी ऑक्सीजन 16 थी, एंड मैंने अभी तक वॉशरूम नहीं गया था, मैंने अभी तक लू पास नहीं करी थी। मेरे को ये था कि यार मैंने कभी बेड पे लू पास नहीं करी, मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि बस कैसे करके मुझे व्हील चेयर पे या तो कैसे भी करके मेरे को वॉशरूम तक ले जाए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, और मैं कुछ हिम्मत करके कर लूँ। तो जैसे ही मैं वार्ड में पहुंचा तो मैंने ये पूछा उनसे कि मेरे को एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप दे दें, मैं वॉशरूम तक चला जाता हूँ और मैं जाके मेरे को लू करनी है, लू पास करनी है। तो अच्छा, वार्ड से वॉशरूम, मतलब जो वॉशरूम था वो अटैच्ड ही था। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा अंदर, उन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, एक बंदा लेके आया। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पीछे पीछे चलता हूँ, आप अंदर ले जाइए ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। जब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर ले गया, मेरी चलती चलती सांस फूली काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने हिम्मत करके कैसे ना कैसे करके मैंने लू पास करी। मैं जब खड़ा हुआ तो बहुत तेज चक्कर से आया और मतलब गिरने की हालत सी हो रही थी। तो मैंने दरवाज़ा बैंग किया। अब पता नहीं हुआ क्या था कि वो बंदा मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर दे के, उन्होंने बोला बाहर खड़ा रहूँगा, लेकिन वो कहीं चले गए थे, कुछ इमरजेंसी आ गई होगी, कुछ बात हो गई होगी। तो मैं काफ़ी टाइम मैं बैंग करता रहा। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, मैंने थोड़ी देर ऑक्सीजन दोबारा रीगेन करी और फिर मैं खड़ा होके खुद से ही मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ के अपने बेड तक लेके आया। उस टाइम मेरे को लगा कि अगर मैं इतनी विल पावर दिखा ही सकता हूँ तो मेरे को अब ठीक होके ही जाना है। मतलब एक मैंने माइंड में ये थॉट ले आया था उस टाइम पे कि अगर मैंने यहाँ से ये कंडीशन मैंने पास कर ली तो शायद गॉड भी मेरे साथ है और मेरे को अब ठीक होके ही जाना है। डॉक्टर्स आते थे राउंड पे, अराउंड 10 o'clock, उन्होंने चेक करते थे कि ऑक्सीजन कैसी है, अभी क्या इम्प्रूवमेंट है कि 2 या 3 दिन के ऑल्टरनेट में होते थे मेरे ब्लड टेस्ट। तो उसमें आ जाता था कि कितना इम्प्रूवमेंट है, कितनी इम्प्रूवमेंट नहीं है। शुगर टेस्ट होती थी क्योंकि स्टीरॉइड्स चल रहे थे, तो मेरी शुगर लेवल भी काफ़ी पहुंच गई थी। एक बार तो मेरी शुगर 240 तक हो गई थी। हो क्या रहा था कि जब रात को मैं सोने की कोशिश करता था
तो एकदम से अचानक से कुछ होता था, गले में लगता था एंड चेस्ट में एकदम से जैसे किसी ने सुई घुसा दी, वैसा पेन होता था और मेरी नींद खुल जाती थी। ये सब मेरे को इवन कोविड रिकवरी के जब मैं घर आ गया वो 10 दिन तक चला मेरे साथ ऐसा। और वेंसडे ही डॉक्टर्स ने मेरी रेमडेसिविर स्टार्ट कर दी थी। रेमडेसिविर उन्होंने प्लान किया था कि 6 डेज लगेगी, सो 6 डेज फ्रॉम वेंसडे मेरे को रेमडेसिविर लगनी थी। अच्छा, वेंसडे ऐसा ही रहा। अब रात को जब मैं सोने की कोशिश करी तो ऐसा लगा कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, मतलब जैसे सोता था वैसे ही बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे किसी ने सुई घुसा दी हो वैसा सा पेन होता था और मेरी नींद खुल जाती थी। तो ये इवन कोविड रिकवरी के जब मैं घर आ गया उसके भी 10 दिन तक मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा। मतलब मैं सोता था, रात को एक पॉइंट ऐसा था कि अंदर से ऐसा लगता था किसी ने सुई चुबा दी हो और मेरी नींद खुल जाती थी, तो सोने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो वेंसडे का डे ऐसा गया। थर्सडे को भी 16 लीटर्स पे ही था मैं ऑक्सीजन पे, और डॉक्टर्स मतलब कैसे करते थे, डॉक्टर सुबह मॉर्निंग में आते थे और एक बार पापा से बात करते थे कि इम्प्रूवमेंट बताते थे थी कि नहीं। तो उन्होंने थर्सडे को बोला कि अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और मेरा जब उन्होंने HRCT टेस्ट दोबारा करवाया चेस्ट का तो उसका स्कोर आया 13, तो काफ़ी निमोनिया मेरे लंग्स में फैल चुका था उस टाइम पे। थर्सडे के बाद फ्राइडे को मैंने थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स के साइन देने स्टार्ट करे, मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर होनी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने ऑक्सीजन को थोड़ा सा लो कर दिया। जो सप्लाई 16 लीटर पर मिनट पे थी वो अब आ चुकी थी 12 लीटर्स पर मिनट पे, तो उन्होंने 4 पॉइंट्स लो कर दिया। और जब मैं ऑक्सीमीटर से उसको मेजर कर रहा था तो इट वाज 94, तो मेरे को ठीक लग रहा था उस टाइम पे कि हाँ, और अच्छा भी लग रहा था कि हाँ ऑक्सीजन कम हो रही है, तो मैं थोड़े से एफर्ट भी दिखा रहा था। अच्छा, एक चीज़, जब कभी भी आपको अगर गॉड फॉरबिड ऐसे कुछ हो जाए तो विल पावर कभी लूज़ नहीं करनी है, एंड जो भी लंग्स की एक्सरसाइजेस होंगी वो आपको करनी ही करनी है, राइट। तो लंग्स की एक्सरसाइज कैसे करनी है, कभी आपको प्रोनो के लेटना है, राइट, उठ के डीप सांस लेनी है और डीप सांस छोड़नी है, और कभी भी एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं रहना है कि अगर आप सीधे लेटे तो सीधे ही लेटे, ट्राई टू मूव और अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, कभी साइड वाइज लेटे, कभी दूसरी साइड वाइज लेटे, कभी प्रोनो के लेटे, ऐसा ऐसा आप 15-20 मिनट में करते रहें। सो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने ये ट्राई किया था और मेरे को बहुत हेल्प हुई उस चीज़ में, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं। मेडिकेशन भी सिर्फ आपके सिम्टम्स को क्योर कर पाएगी, अंदर से अगर आपको क्योर होना है तो आपको आपकी विल पावर से ही होगे, ठीक है। सैटरडे को फिर थोड़े से पॉइंटर्स लूज हुए ऑक्सीजन के। सैटरडे को फिर से मैंने रिकवरी शो करी, मेरी बॉडी ने रिकवरी शो करी, तो ऑक्सीजन फिर से लो ही 10 पॉइंट पे आ गई थी। एंड अब मेरे को लग रहा था कि शायद अब मैं बच जाऊंगा। और मैंने क्या किया, मैंने संडे को खुद से ही थोड़ी ऑक्सीजन लो करी और प्रोनो के लेट गया। तो उससे क्या हो कि मेरे लंग्स पे इफ़ेक्ट आया, मेरे लंग्स को थोड़ा मतलब प्रेशर आया कि भाई उनको अब काम करना है। उन्होंने वर्किंग स्टार्ट करी, तो थोड़ी तो ऑक्सीजन मेरी डिप हुई, लेकिन मैं क्या करता था, जैसे ऑक्सीजन लो करके थोड़ी एक्सरसाइजेस करता था, प्रोनो के लेट जाता था और फिर वापस बढ़ा देता था। जब मेरे को ज़्यादा फील होता था कि ऑक्सीजन लो हो रही है तो मैं फिर से वापस से उसको रैंप अप कर देता था। तो ऐसा सब चलता रहा। और मंडे को मतलब संडे को मैंने उस ऑक्सीजन को 5 पॉइंटर पे ले आया था। संडे को मैं 5 पॉइंटर पे ले आया, तो अब मेरे को था कि यार अब जल्दी से मेरे को ऑक्सीजन अपनी ये रिमूव करनी है। और ऑन मंडे जब मैंने रिकवरी के साइन दोबारा से शो करे तो डॉक्टर्स ने मेरी ऑक्सीजन को 1 पॉइंट पे कर दी, मतलब 1 लीटर पर मिनट पे। तो मेरे को तो यार 1 लीटर पर मिनट है क्या, अब ये मैं ज़बरदस्ती लगा रहा हूँ। तो 2-3 घंटे में मैं वैसे ही मैंने सेम एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट करी, प्रोनो के लेटा और मैंने ऑक्सीजन को 0 करके अपने ऑक्सीजन मास घटा दिया। थ्रू ऑक्सीमीटर में मेजर कर रहा था और थोड़ी ऑक्सीजन मेरी फ्लक्चुएट हुई, बट इवेंचुअली मैंने ऑक्सीजन को स्टेबल कर ली थी। 94 पे मेरी आ गई थी इवनिंग तक ऑक्सीजन, विदाउट यूसेज ऑफ एनी एक्सटर्नल ऑक्सीजन। तो मेरी ऑक्सीजन अराउंड 94 आ चुकी थी मंडे को। तो ट्यूसडे को काफ़ी बेटर था, ऑक्सीजन चली गई थी। वॉशरूम में खुद चला जाता था विदाउट ऑक्सीजन, मेरे को अब ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी चीज़ की एक्सटर्नल यूसेज की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा थकावट फील होती थी,
और सांस भी बहुत फूलती थी, बट मैं कोशिश करता रहा और मैं वॉशरूम जाता रहा। सो ऑन ट्यूसडे डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है, अब आई थिंक यू आर रिकवरिंग वेरी वेल, अब हम आपको 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्चार्ज यू। सो ऑन थर्सडे 6 मई मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। एंड जो मेरे को मेडिकेशन आईवी के थ्रू चढ़ रही थी, उन्होंने उस मेडिकेशन को ओरल कर दिया था। एक चीज़ कि कभी भी आपको स्टीरॉइड्स दे रहे हो तो स्टीरॉइड्स कभी भी एकदम से नहीं छोड़ने चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको धीरे धीरे करके ही छोड़ने चाहिए। जो मेरे को स्टीरॉइड्स दे रहे थे तो वो स्टीरॉइड की डोसेज थी 64 mg पर डे, उसको 32 करी डॉक्टर ने, फिर उसको 32 का 16 पे लेके आए, 16 से 8 से 4 mg, उसके बाद मेरी स्टीरॉइड छोटा गया है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिफोर मैं इस वीडियो को एंड करूँ, कि यार देखो, जान आपकी है, आपके हाथ में है, आपको नेग्लिजेंट नहीं बनना है। थोड़े से क्वेश्चन रख के आप बाहर निकलिए तो नहीं निकलिए। एंड सिर्फ आपकी जान नहीं, आपके आसपास जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उन लोगों की जान भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि इवेंचुअली आप ही उनके कांटेक्ट में आएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज़ और कि जो मेरे को घर पे एक्सटर्नल ऑक्सीजन दी गई थ्रू सिलेंडर, तो उन्होंने क्या किया, टैप वाटर का यूसेज किया। टैप मतलब एक वाटर की एक ट्यूब होती है, उसके अंदर वाटर पोर किया जाता है, फिर ऑक्सीजन वहाँ से पास होकर हमारे थ्रू आती है। कोई अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हो तो वहीं पर डिजॉल्व हो जाए। वो जो वाटर होता है इट शुड बी डिस्टिल्ड वाटर, है ना। अगर वो नहीं हो रहा था तो जब मैं रिकवर होके आया तो उसके बाद से एक ब्लैक फंगस नाम का डिसीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। वो उन्हीं को हो रहा था जिनकी शुगर लेवल काफ़ी हाई थी, एंड वो मोर देन 10 days एक्सटर्नल ऑक्सीजन पर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कभी भी यूज़ कर रहे हो तो। इवन आफ्टर रिकवरिंग गेटिंग बैक आप लंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि इवेंचुअली आपके लंग्स अभी स्वेल्ड आउट होते हैं एंड उनको वापस रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट उनको अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनके साथ होता क्या है कि वो स्पॉन्ज स्ट्रक्चर होता है वो हार्डन्ड हो जाते हैं, फिर वो यूज़ मतलब जो पार्ट वो स्वेल्ड होता है वो यूज़ नहीं हो पाता है, तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो लंग्स एक्सरसाइज ज़रूर करनी है हमेशा। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हमेशा एक अपना इंप्रेशन छोड़ जाते हैं पूरी लाइफ। तो बस मैं यही प्रे करूँगा, आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि ये सब किसी को ना हो। मैं तो यही होप करता हूँ कि अब जो मैंने फेस किया वो कोई फेस ना करे, क्योंकि इतना बैड एक्सपीरियंस था। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना आप सब, और फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।